Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. Today we are going to discuss one new method in transportation problem, that is stepping stone method. यहाँ पर हमने लिखा है चेकिंग दी ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। तो ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए ये मेथड यूज होता है और आज हम यही मेथड डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में अभी तक हमने डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम इनिशियल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल सॉल्यूशन हमने देखा कि इसके लिए वी हैव 3 मेथड्स। पहला हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उसके बाद हमने पढ़ा लीस्ट कॉस्ट मेथड और फिर हमने पढ़ा वैम दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, राइट। और हमने शुरू में कहा था कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन मेथड के क्या स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करना, फिर उसके बाद हम ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं। और ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। वन इज स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड द अदर वन इज मोडाई मेथड, राइट। और इन दोनों में से हम आज ये पहले वाला डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू ऑल टू नो सर्टेन थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसी टर्म्स कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे। तो अगर हम पहले ही वो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर हमें ये पूरा मेथड इसके डिफरेंट स्टेप्स को समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं वो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि जब हम इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, हमने जैसे पहले डिस्कस किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमने एक एग्जांपल की, फिर उसी एग्जांपल में हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाया, फिर उसी एग्जांपल में हमने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड भी लगाया और हमने टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट की, ठीक है। तो वहां पे जो हमने सॉल्यूशन देखा था उनमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला जो सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं। दिस इज द इनिशियल सॉल्यूशन। तो इनिशियल सॉल्यूशन में हमें क्या मिलता है, एक तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलती है, दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहला सेल जो ए डी है यहाँ हमने 20 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फिर ए टू ई हमने 30 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए, बी टू ई 40 यूनिट्स, उसके बाद सी ई में 25 और सी टू एफ हमने 35 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए, ठीक है। हमने कहा था ये जिन जिन सेल्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम उन्हें बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स, राइट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वो हमारे होते हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स, राइट, अनऑक्यूपाइड सेल्स। अब यहाँ पर हमें क्या चीज देखनी है, जब हम ये इनिशियल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो उसके बाद ऑप्टिमैलिटी चेक करने से पहले हमें एक चीज ध्यान देनी है, वो ये कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स निकल के आते हैं पूरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स दे शुड बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। m प्लस n माइनस 1, यहाँ पर m का मतलब है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हैं 1 2 3 4 5, और m प्लस n माइनस 1 अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब हो गया, रोज हमारी है 3, कॉलम्स हमारे हैं 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 माइनस 1 इज 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। तो अगर हमारे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए वो जो दो मेथड्स हैं स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मोडाई मेथड उनमें से कोई भी मेथड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो हमारी ये कंडीशन हमेशा जो आती है या तो ये इक्वल टू आता है या फिर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स लेस देन m प्लस n माइनस 1। अगर ये कंडीशन आती है मतलब हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स कम है एज कंपेयर टू दिस m प्लस n माइनस 1, दिस इज कंसिडर्ड द केस ऑफ डीजेनरेसी, ठीक है। डीजेनरेसी, ये कॉन्सेप्ट हम
आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि अगर ये डीजेनरेसी वाली सिचुएशन आती है, मतलब नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हमारे n+n-1 से कम होते हैं, तो उस केस में ऑप्टिमैलिटी चेक करने से पहले हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारा हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि अगर ये बराबर है, देन वी कैन मूव टूवर्ड्स स्टेपिंग स्टोन मेथड और मोडाई मेथड टू चेक द ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आपको और ये याद रखनी है कि सिर्फ इनिशियल सोल्यूशन के बाद ही हमें ये कंडीशन नहीं देखनी है। हमें जितनी बार भी हम हमारे सोल्यूशन को रिवाइज करेंगे, जितनी बार भी ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी, उतनी बार हमें हर एक स्टेप पर ये कंडीशन चेक करते जाना है कि हमारे जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वो m+n-1 के बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर किसी भी स्टेज पर ये कम हो जाता है तो हमारा वो डीजेनरेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज जो हमें याद रखनी थी वो क्या थी कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हमारे m+n-1 के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है, हम अभी तक क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टू चेक द ऑप्टिमैलिटी, यही बात कर रहे हैं। अब बेसिकली ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है, व्हाट डज इट मीन। देखिए, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रहती है, हमने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं फ्रॉम सोर्सेस टू डेस्टिनेशंस, राइट, और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करने हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, राइट, यही मतलब है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने जब इनिशियल सॉल्यूशन निकाला यूजिंग द थ्री मेथड्स, कोई भी एक मेथड लगा के, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाया या लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाया या वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया, ठीक है, इनमें से कोई भी एक मेथड यूज किया, हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। एक सॉल्यूशन निकाल लिया मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख ली, ठीक है, कि हम किस रूट पे कौन से गुड्स कितने गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने वो डिफरेंट रूट्स देख लिए। अब उसके बाद जो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट की, तो हमने तो कॉस्ट कैलकुलेट की है, हमें ये नहीं पता है कि वो सबसे कम कॉस्ट है या नहीं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम किसी और रूट पे ट्रांसपोर्ट करें तो कॉस्ट और मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो जब तक हम ये चेक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हम इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचे हैं या नहीं। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है लीस्ट कॉस्ट, राइट। तो लीस्ट कॉस्ट पर पहुंचे हैं या नहीं वो चीज हमें चेक करनी है, तो वही मतलब है ऑप्टिमैलिटी को चेक करने का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या चीज देखनी है, ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जिन रूट्स पर अपना ट्रांसपोर्ट अभी कोई भी गुड्स नहीं किए हैं, हमें चेक करना है कि अगर हम उन रूट्स पर ट्रांसपोर्ट करें तो हमें और फायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक और जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है, देखिए, सपोज वी हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल, 1 and 2। ठीक है, हमारे पास दो रूट्स हैं, हम यहाँ से भी सामान भेज सकते हैं और हम दूसरे रूट से भी सामान भेज सकते हैं। सपोज हमने पहले वाला चूज कर लिया, हमने अपना सामान यहाँ से भेजा और हमने देखा हमें कितना खर्चा पड़ा। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता था कि अगर हम दूसरा चूज करते तो हो सकता है हमें और फायदा मिल जाता, लेकिन हमने वो दूसरा चूज नहीं किया, हमने चूज किया पहला वाला। तो इसका मतलब हमने जो दूसरा चूज नहीं किया, मतलब हमने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, एंड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो पहला वाला हमने लिखा है, 1 को जो हमने सर्कल किया है, ये हमारा होता है ऑक्यूपाइड सेल जो हमने पहले सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, इसको आप मान लीजिए ये ऑक्यूपाइड सेल है, और जिस रूट पे हमने कुछ नहीं भेजा ये हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए कि जो ऑप्शन हमने चूज नहीं किया, मतलब जिस रूट पर हमने कुछ नहीं भेजा, कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं किया, मतलब कि जो हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है, उसकी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर हम यहां से भेजते तो हमें क्या फायदा या नुकसान होता।
तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल और सेल्स। ठीक है, एक या एक से ज्यादा जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स होंगे हम उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम यहां से गुड्स ट्रांसपोर्ट करते तो हमें क्या फायदा या नुकसान होता। तो यहाँ फायदा होने का मतलब ये है कॉस्ट कम पड़ना। ठीक है, तो अगर हमें सेकेंड रूट पर भेजने से कॉस्ट कम पड़ती तो इसका मतलब यहाँ हमने अपॉर्चुनिटी लूज की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक अनऑक्यूपाइड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जिस सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर किसी सेल की आती है तो उसका मतलब है कि यहां से भेजने से हमें कोई फायदा नहीं होता, हमने कोई अपॉर्चुनिटी लूज नहीं की है। ठीक है, तो इसको हमने कुछ चेंज नहीं करना है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अगर किसी सेल की पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, इसका मतलब वो वाला सेल जो अनऑक्यूपाइड सेल था जहां हमने कुछ नहीं भेजा वहां पर हम भेज सकते थे, हमें फायदा हो जाता। ठीक है, तो जहां पर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी हम वो वाले अनऑक्यूपाइड सेल्स को कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम वहां से कुछ भेजते हैं तो हमें कितना फायदा मिलता है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सेल्स ऐसे हो जहां पर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आ रही हो। ठीक है, तो अगर मोर देन वन सेल्स हैं, मोर देन वन, मैं यहाँ रूट्स लिख देती हूँ, मोर देन वन रूट्स विद पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उस केस में हम कौन सी वाली चूज करेंगे, हमने सबको एक साथ नहीं लेके चलना है, एक एक करके कंसिडर करना है। ठीक है, अगर कोई एक से ज्यादा रूट्स हैं जहां पर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, मतलब एक से ज्यादा ऐसे रूट्स हैं जो चूज करने पर हमें फायदा हो सकता था। ठीक है, तो उस केस में हम कौन सा चूज करेंगे, जिसकी हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, चूज द वन विथ हाईएस्ट पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, विद द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट, ये क्लियर है। तो हमने क्या चीजें समझी अभी तक, एक तो हमने सबसे पहले देखना है जब इनिशियल सोल्यूशन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स m+n-1 के बराबर है या नहीं। ठीक है, दूसरा हमने ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए किनको कंसिडर करना है, अनऑक्यूपाइड सेल्स को। हम अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जिस सेल की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, हम वो वाला चूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी सेल की जीरो आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो जीरो का मतलब ये होता है कि अगर हम वहां से भेजते तो भी हमें कोई फायदा नुकसान नहीं होता, मतलब जो हमें पहले वाले सॉल्यूशन से आंसर मिला है अगर हम वो वाला रूट चूज करके करते तो भी हमें वही आंसर मिलता। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, तो इसलिए हम उसको चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने कौन से अनऑक्यूपाइड सेल्स कंसिडर करने हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज पॉजिटिव और हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट पॉजिटिव है। राइट, इज दैट क्लियर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं हम उनको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, वील इवैल्यूएट ऑल अनऑक्यूपाइड सेल्स फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू ट्रेस अ क्लोज्ड लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। हमने क्या कहा, वी हैव टू ट्रेस अ क्लोज्ड लूप। अब ये कैसे करना है, देखिए हम एक रफ सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास इस तरीके की सपोज इनिशियल सॉल्यूशन आया है, हम यहाँ से लिख देते हैं ऑरिजिन्स ए बी सी, और यहाँ से डी ई एफ हमारी डेस्टिनेशंस है। तो हमारे पास इसके अलावा और क्या गिवन होता है, डिमांड एंड सप्लाई, सभी डेस्टिनेशंस की डिमांड और यहाँ से सभी ओरिजिन्स की सप्लाई। राइट, तो हमने यहाँ पर अभी हम सारी वैल्यूज नहीं लिखेंगे, एक हाइपोथेटिकल से एग्जांपल है, सिर्फ आपको ये बताना है कि हमने क्लोज लूप कैसे ट्रेस करना है। सपोज यहाँ पर इस तरीके की वैल्यूज हैं कॉस्ट की, और इस तरीके से सपोज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है हमारे पास।
यहाँ पर से 20 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 15 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। ठीक है, अभी हम डिमांड सप्लाई की वैल्यूज नहीं लिख रहे क्योंकि फिलहाल ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्लोज लूप का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। देखिए, अब हमें क्लोज लूप कैसे बनाना होता है। हम स्टार्ट करते हैं अनऑक्यूपाइड, क्योंकि हम अनऑक्यूपाइड सेल्स को इवेलुएट कर रहे हैं, तो हमने अनऑक्यूपाइड सेल से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, और हर एक लूप के लिए हम एक अनऑक्यूपाइड सेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमने सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स को कंसिडर करना है वन एट अ टाइम। ठीक है, तो सपोज हम ये पहले वाला बी डी वाला अनऑक्यूपाइड सेल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हमने लूप ड्रॉ करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि लूप ड्रॉ करने के लिए हमने कुछ बातों को ध्यान रखना है। गाइडलाइंस क्या है फॉर ट्रेसिंग अ लूप, लूप बनाने के लिए क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि जब भी हम लूप बनाएंगे देयर विल ऑलवेज बी ओनली वन अनऑक्यूपाइड सेल और बाकी सारे एंड रेस्ट ऑल विल बी ऑक्यूपाइड। ठीक है, जब भी हमने क्लोज लूप बनाना है तो एक अनऑक्यूपाइड लेना है, बाकी सभी उस लूप में ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे। ठीक है, दूसरा, हमेशा इवन नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, इवन नंबर ऑफ सेल्स एंड एटलीस्ट 4 होने चाहिए। 2 से हमारा लूप नहीं बनेगा। ठीक है, एटलीस्ट 4 सेल्स होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद, और ये इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इट कैन बी 4, 6, 8, 10, कभी भी 3, 5, 7 और नंबर ऑफ सेल्स नहीं होंगे हमारे लूप में। ठीक है, हमेशा इवन नंबर ऑफ सेल्स और मिनिमम 4 सेल्स होने चाहिए। फिर तीसरा, जब भी हम लूप ड्रॉ करेंगे वी हैव टू मूव वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हो गया वर्टिकली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करना है एंड नेवर डायगनली। हमने कभी भी डायगनली मूव नहीं करना है। ठीक है, फिर जनरली हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन लूप ड्रॉ करते टाइम मतलब हम कोशिश करो कि स्टार्ट क्लॉकवाइज ही करो, लेकिन बीच में कभी अगर लूप नहीं बन रहा है और आपको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, कई बार होता है हमारे इवन नंबर ऑफ सेल्स नहीं बन रहे होते, तो हमें कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा भी घूमना पड़ता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा का मतलब ये नहीं है कि हम डायगनली मूव कर सकते हैं, हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही मूव करना है, लेकिन बीच में कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर जो शेप बनती है हमारे लूप की, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रेक्टेंगल और इट कैन बी एनी अदर शेप। ठीक है, मतलब जिसमें आपके राइट एंगल्स होते हैं, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल के अलावा ये ऊपर एक शेप बनाती हूँ, कभी इस तरीके की शेप भी बन सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है स्क्वायर या रेक्टेंगल ही हो, और कोई शेप भी हो सकती है, तो शेप में और मे नॉट बी स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमारी गाइडलाइंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपने लूप ट्रेस करना है। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम हर एक अनऑक्यूपाइड सेल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें लूप बनाना कैसे है, देखिए, जैसे हमारा ये अनऑक्यूपाइड सेल है बी डी, अगर यहाँ से हमें लूप ट्रेस करना है तो हमने क्या कहा, एक अनऑक्यूपाइड, बाकी सभी ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी सब ऑक्यूपाइड होने चाहिए, तो देखिए हम 4 से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास ये 6 आ जाता है, हम ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑक्यूपाइड सेल है। फिर यहाँ से हम ए ई में मूव कर सकते हैं, ए ई से हम यहाँ नीचे, ये भी ऑक्यूपाइड है, यहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, और वापस हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 2 से हमें 5 पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोशिश करो कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स कंसिडर करके ही हमारा लूप बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 2 से नीचे 5 पर आ जाते तो उसके बाद हम कहाँ मूव करते, क्योंकि 3 पर आने से वो अनऑक्यूपाइड सेल हो जाता। ठीक है, तो हमारा 2 से वापस हम 4 पे आ रहे हैं, हमारा क्लोज लूप बन रहा है, तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लूप बनाना है। और हाँ, जैसे सपोज ऊपर ए डी सेल है जहां पर 6 है कॉस्ट, तो उसके बाद अगर सपोज ए ई में
ये ऑक्यूपाइड सेल नहीं होता, ए एफ होता, फिर आप ए एफ पर चले जाते। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो बीच में सेल्स को, लेकिन मूव हमेशा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ही करना है। ठीक है, तो चलिए, हमारा ये बन गया, इस तरीके से क्लोज लूप बन गया। तो ऐसे ही आपने हर एक अनऑक्यूपाइड सेल को एक एक करके कंसिडर करना है और क्लोज्ड लूप बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक और चीज आपको बता देते हैं। ये जो हमने लूप बनाया है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि हम क्या करेंगे, ये जो अनऑक्यूपाइड सेल है, हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारी इस पूरे रूट की कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं, उसके लिए हम साइंस प्लस माइनस के यूज करते हैं। ठीक है, प्लस साइन मतलब जैसे बी डी अनऑक्यूपाइड है, तो हमने कहा कि सपोज हम इस रूट पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो मतलब ऐड किए हमने यहाँ पर यूनिट्स, तो हम यहाँ पर साइन डालते हैं प्लस का। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर अगर हमने कुछ ऐड किया है, तो हमारी टोटल सप्लाई और डिमांड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सप्लाई डिमांड की वैल्यूज इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ प्लस किया है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है जो उस रूट में फॉल करते हैं, हमें वहां से उतने यूनिट्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर बी वाली रो देखो, यहाँ ऐड किया है तो यहाँ 2 जहां पर है, इधर हमें माइनस करना पड़ेगा। और उसी तरीके से ये 4 के ऊपर 6 है, ये जो डी डेस्टिनेशन है, अगर हमने बी रो में ऐड किया है तो ऊपर हमें माइनस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो, अगर 6 में हमने माइनस किया है तो इसके आगे उस रो में, एक ही रो में अगर एक जगह माइनस है, दूसरी जगह हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ऐड हुआ है और नीचे इसी के माइनस हुआ है, मतलब ये प्लस माइनस सारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, अनऑक्यूपाइड सेल में हमने कुछ यूनिट्स ऐड किए, तो उसकी वजह से बाकी जगह पर अकॉर्डिंगली माइनस प्लस हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, हमारे अल्टरनेटिवली प्लस माइनस के साइंस लग जाते हैं। अनऑक्यूपाइड में हमेशा प्लस होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखकर प्लस माइनस अल्टरनेटिवली असाइन करते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आगे की डिटेल्स हैं वो हम फिर आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हम वहां से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपने कितनी चीजें याद रखनी है स्टेपिंग स्टोन मेथड के लिए। सबसे पहली चीज, इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के बाद आपने चेक करना है हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स m+n-1 के बराबर है या नहीं। दूसरा, जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स होंगे उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हमें क्लोज लूप्स ड्रॉ करने हैं, और क्लोज लूप्स कैसे ड्रॉ करने हैं उसकी ये कुछ गाइडलाइंस हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये 5 पॉइंट है मेन, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू इन स्टेपिंग स्टोन मेथड। Okay, so this is the example. Obtain optimal solution for the following transportation problem using stepping stone method. तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने जो टेबल बनाया है वो उसमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है। तो एक्चुअली यहाँ पर हमने जो अभी तक पिछली की वीडियोस में तीनों मेथड्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और एलसीएम लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाकर जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, उनमें से ही हमने डायरेक्ट इनिशियल सॉल्यूशन लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है initial solution obtained through northwest corner rule। ठीक है, नॉर्थवेस्ट कॉर्नर रूल वाला जो इनिशियल सॉल्यूशन निकल कर आया था, हमने यहाँ पर वो टेबल लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है या आपको नहीं पता है कि ये सॉल्यूशन कैसे आएगा, उसके लिए आप नॉर्थवेस्ट कॉर्नर रूल वाली वीडियो देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर हमने लिया है इनिशियल सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट आई थी 730 रुपीज। ठीक है, ये आप उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फिलहाल टोटल कॉस्ट क्यों मेंशन की है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि वी हैव टू चेक ऑप्टिमैलिटी और हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है लीस्ट कॉस्ट। तो ऑब्वियसली हम इसको जब चेक करेंगे फॉर ऑप्टिमैलिटी, तो हमें देखना है कि फाइनली जो हमारी कॉस्ट निकल कर आती है वो 730 से कम आती है या नहीं, और कितनी कम आती है। ठीक है, तो
अब हमने कहा था कि यहाँ पर इनिशियल सॉल्यूशन निकला है और उसके बाद हमें ऑप्टिमैलिटी चेक करने से पहले सबसे पहले क्या चेक करना होता है, जो बेसिक कंडीशन है कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वो हमारे m प्लस एन माइनस एन के बराबर, सॉरी m प्लस एन माइनस वन के बराबर है या नहीं। तो देखिए ये जो हमने इनिशियल सॉल्यूशन निकाला, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज इक्वल टू, हमें ये कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो देखिए ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और m प्लस n माइनस वन, नंबर ऑफ रोज इज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3 एंड माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 5। तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब डीजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे ऑप्टिमैलिटी की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करना है स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो हमने क्या कहा था, स्टेपिंग स्टोन मेथड के लिए हम कैसे ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं, हम इवेलुएट करते हैं सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स को। तो यहाँ पर देखिए हमारे 5 ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, कौन कौन से, ए डी, ए ई, बी ई, सी ई एंड सी एफ, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं जहां पर हमने कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से हैं देख लीजिए। अनऑक्यूपाइड है पहले में ए एफ, सेकेंड रो में बी डी एंड बी एफ, और लास्ट में, लास्ट रो में वी हैव सी डी। ये हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं, ठीक है। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स पे हमने कहा था हम इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू ट्रेस अ लूप, राइट। तो लूप ट्रेस करना है, अब वो कैसे करेंगे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिटेल में सभी स्टेप्स देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये टेबल बना लिया है। अब देखिए लूप बनाने का क्या मतलब है, हम कहते हैं कि हमने जो इनिशियल सॉल्यूशन निकाला हम उसको फर्दर रिवाइज करना चाहते हैं, हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें देगा या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा था कि हम देखते हैं कि जो अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं वहां पर अगर हम कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट में क्या चेंज आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले ले लेते हैं सेल बी डी, ठीक है। ये हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है ना, तो हम लेते हैं सपोज ये सेल बी डी, और हम यहाँ से लूप बनाएंगे, ट्रेस करेंगे। अब लूप के लिए हमने कंडीशंस पहले डिस्कस कर ली हैं, क्या कंडीशंस हैं, एक तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। फिर हमें जब लूप बनाना है तो उसमें इवन नंबर ऑफ सेल्स आने चाहिए और मिनिमम 4 तो आने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि एक अनऑक्यूपाइड सेल रहता है उस लूप में, बाकी सभी ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बी डी को कंसिडर करें तो अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा ऑक्यूपाइड सेल सबसे पहले आता है ए डी, राइट। ए डी से फिर हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, अब आता है ए ई, ये भी ऑक्यूपाइड सेल है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे बी ई, बी ई से वापस बी डी, ठीक है। अब देखिए जो भी हमने बोली कंडीशंस वो सब सेटिस्फाई होती हैं। देखिए इस लूप में वी हैव 4 सेल्स, राइट। हम क्लॉकवाइज चले, एक अनऑक्यूपाइड है बी डी, उसके अलावा सारे ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ऑप्टिमैलिटी चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर इस अनऑक्यूपाइड सेल में अगर हम कुछ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमारी कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो बी डी है जहां पर हमने कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं किया है, सपोज यहाँ पर हम एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट ऐड कर रहे हैं तो हम इधर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब सपोज हमने यहाँ पर एक यूनिट ऐड किया तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर इस रूट पर कितनी है पर यूनिट कॉस्ट, 3 रुपीज, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ एक यूनिट ट्रांसपोर्ट किया तो हमें कितना खर्चा बढ़ेगा, 3 रुपए हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं +3, 3 रुपए बढ़ गए ना हमारे। अब देखिए अगर हमने यहाँ एक यूनिट ट्रांसपोर्ट किया है तो ताकि हमारा ये वाली डेस्टिनेशन डी डेस्टिनेशन बैलेंस रहे, उसकी डिमांड 20 ही रहे, तो हमें एक यूनिट यहाँ से ऊपर ए डी से माइनस भी तो करना पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ माइनस किया है ए डी में तो इसकी रो में हमें ऐड करना पड़ेगा एक यूनिट, ताकि ये बैलेंस रहे, हमारी सप्लाई 50 ही रहे। और अगर ए ई में हमने ऐड किया है तो नीचे हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि ई डेस्टिनेशन की डिमांड 95 ही रहे, ठीक है। तो मतलब हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि अगर हम
अनऑक्यूपाइड सेल जो है वहां पर अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बाकियों में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब देखिए बी डी में एक तो हमारे 3 रुपए बढ़ गए, ए डी में पर यूनिट कॉस्ट है 6 रुपए, तो वहां से अगर हमने 1 यूनिट माइनस किया है तो 6 रुपए हमारे कम हो गए, तो हम यहाँ लिखेंगे -6। आगे है 4 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, तो यहाँ 4 रुपए हमारे बढ़ जाएगी कॉस्ट, और नीचे आ जाइए -8, 8 रुपए हमारे कम हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट चेंज कितना आया हमारा कॉस्ट में, दिस इज इक्वल टू 3 - 6 -3 + 4 1 -8 -7, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने बी डी रूट पर अगर 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट किया तो नेट चेंज इन कॉस्ट कितना होता है, -7 रुपीज, ठीक है। -7 रुपीज का मतलब है 7 रुपए कम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्योंकि बी डी रूट चूज नहीं किया तो ये जो हम 7 रुपए का फायदा ले सकते थे ये हमने नहीं लिया, हमने ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, कितनी, 7 रुपए की। तो इसका मतलब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई +7, 7 रुपए हमारा नुकसान, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप ये चीज नोट कीजिए कि जब हमने नेट चेंज इन कॉस्ट निकाला -7 तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज +7, ये एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है। अब जो हमने बीडी सेल के लिए किया, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, यही चीज हमने अब सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब ये हर एक बार ऐसे सारा लिखना थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है, तो अब हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर फर्स्ट में हमने लिखा है सेल, हम यहाँ लिख देते हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स, क्योंकि हम अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा लूप बनेगा हम वो वाले सेल्स मेंशन करेंगे। उसके बाद नेट कॉस्ट चेंज निकालेंगे, जैसे हमने ये प्लस माइनस किया ऊपर सारा, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे, राइट। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स मेंशन कर देते हैं। तो कौन कौन से अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं हमारे, अभी जो हमने किया सबसे पहले एक तो बी डी है, उसके बाद इसी कॉलम में देख लेते हैं, बी डी के बाद वी हैव सी डी, सेकेंड कॉलम में कोई अनऑक्यूपाइड नहीं है, थर्ड कॉलम में ए एफ है और बी एफ है, ठीक है। तो ये चारों हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं, राइट। अब हमने बी डी का तो क्लोज लूप बना दिया है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन से सेल्स आते हैं इसमें। देखिए हमने बी डी से स्टार्ट किया, बी डी से हम गए ए डी पर, ए डी से हम गए ए ई पर, और ए ई के बाद हम आए बी ई पर। तो बाद में वापस हम बी डी पर आए, लेकिन वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये 4 ऑक्यूपाइड सेल्स, सॉरी, ये 4 सेल्स आ गए हमारे क्लोज लूप में। फिर नेट कॉस्ट चेंज कितना आया, +3 -6 +4 -8, तो ये आया था 3 + 4 7 -8, सॉरी 3 - 6 is -3 + 4 1 -8 is -7, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट +7। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब ये हमारा ऐसे लूप बना तो हमने अनऑक्यूपाइड सेल में क्योंकि ट्रांसपोर्ट करके देखना है तो वहां हमने यूनिट ऐड करना है, इसलिए प्लस का साइन डाला है, और उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हुए अल्टरनेटिवली माइनस प्लस के साइंस हैं, ठीक है। तो हमने जिस अनऑक्यूपाइड सेल से स्टार्ट करना है उधर प्लस का साइन रहेगा, और फिर अल्टरनेटिवली माइनस प्लस चलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम इसको जरा हटा के दूसरा अनऑक्यूपाइड सेल देखते हैं, वहां पर लूप कैसे बनेगा। बहुत केयरफुली देखें, सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने लिया है सी डी। सी डी देखिए, अब सी डी से अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज हमारा कौन सा सेल आता है, देखिए ऊपर बी डी तो अनऑक्यूपाइड है, ये हम लूप में नहीं ले सकते, तो हम सीधा ऊपर जाते हैं ए डी की तरफ, ये ऑक्यूपाइड है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हॉरिजॉन्टली ए ई की तरफ, ये ऑक्यूपाइड है। उसके बाद हम आते हैं बी ई पर, ये भी ऑक्यूपाइड है। उसके बाद सी ई पर, और वहां से सी डी पर, राइट। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम ये सारे सेल्स कंसिडर करेंगे तो हमें देखना है कि हमारे जो क्लोज लूप की जो गाइडलाइंस थी, जो हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, वो क्या थी, क्लॉकवाइज हम चले,
उसके बाद हमने ऑक्यूपाइड सेल्स कंसिडर किए, लेकिन अब यहाँ पर हमारे कितने सेल्स बन रहे हैं? सी डी ए डी 2, ए ई 3, बी ई 4 एंड सी ई 5। टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 5 सेल्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि हमारे क्लोज लूप में इवन नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए। तो इवन नंबर के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो बी ई वाला है हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने का मतलब है लूप तो ऐसे ही शो होगा, ये लाइन ऐसे कॉन्टिन्यूटी में हम शो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे टोटल 4 सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखने में आपको लगेगा कि बीई हमारा लूप के अंदर ही आ रहा है, लेकिन हमने सेल कौन से कंसिडर करने हैं? सी डी, ए डी, ए ई एंड सी ई। ठीक है, क्योंकि अगर हम बीई देखते और बीई तक हमारे 4 सेल हो जाते, तो बीई से हमें अगर सी डी पे वापस आना था तो वो डायगनली आना पड़ता। ठीक है, और डायगनली हमें नहीं चलना है, वी हैव टू मूव ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बीई को स्किप करके हम सीई को अपने लूप में कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा सी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोज लूप क्या बनेगा? सी डी, वहां से गए हम ए डी से हम चले ए ई की तरफ और उसके बाद सी ई। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लस माइनस के साइन लगा देते हैं, अनऑक्यूपाइड वाले पे प्लस, फिर ऊपर माइनस, प्लस, माइनस। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस्ट की वैल्यूज क्या बनेंगी। सी डी में है +4, उसके बाद -6, देन वी हैव +4 एंड -4, तो ये हमारा आ गया -2, राइट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया +2। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेल सी डी। अब हम नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल कंसिडर करते हैं। उसके लिए हम फिर से ये लूप वाले एरोज और प्लस माइनस के साइंस हम हटा देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और हम देखते हैं वहां पर लूप कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम कंसिडर करते हैं ए एफ। अब ए एफ पे देखिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे, हम डाउनवर्ड आते हैं। बी एफ तो बी एफ जो है वो अनऑक्यूपाइड है, तो इसीलिए हम बी एफ से चलते हैं ऑक्यूपाइड की तरफ, दैट इज सी एफ। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट ऑक्यूपाइड हॉरिजॉन्टली चलेंगे, ये आ गया सीई। यहाँ से जाते हैं ऊपर, अब हमने फिर वही काम किया है, हम ऊपर बीई को हम स्किप करके ऊपर गए हैं क्योंकि हमें वापस अनऑक्यूपाइड सेल की तरफ आना है। तो अगर हम बीई को ले लेते तो फिर से हमारे 5 सेल बन जाते लूप के अंदर, तो हमें 4 ही रखने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी प्लस माइनस के साइंस लगा दें, अनऑक्यूपाइड पे प्लस, फिर माइनस अल्टरनेटिवली, देन प्लस एंड माइनस। और क्लोज लूप हमारा किस किस का बना? ए एफ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद सी एफ, देन सी ई, और लास्ट में ए ई। ठीक है, तो यहाँ कॉस्ट चेंज कितना आया? +1, -2, +4, -4, तो ये हमारा आ गया -1, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई +1, राइट। चलिए अब लास्ट हम कंसिडर करते हैं बी एफ। उससे पहले अब हम ये फिर से इरेज कर देते हैं इस लूप के सभी एरोज। चलिए, ये सारे रिमूव कर दिए। अब हम चलते हैं बी एफ की तरफ। तो बी एफ कहाँ पर है? ये रहा। तो यहाँ से हम चलेंगे क्लॉकवाइज, ये आ गया हमारा ऑक्यूपाइड सेल, यहाँ से हॉरिजॉन्टली, यहाँ से ऊपर और यहाँ से वापस। ठीक है, ये लूप बन गया हमारा। तो क्या लूप बना हमारा? बी एफ से स्टार्ट किया, बी एफ के बाद सी एफ, देन सीई, सीई से हम गए बीई। ठीक है, साइंस लगा दें यहाँ पर, सी सॉरी बी एफ कंसिडर किया है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए, तो हम नेट कॉस्ट चेंज निकालते हैं, +7 -2 +4 एंड -8, तो ये हमारा आ गया 7 - 2 5 +4 9 - 8 1, तो ये +1 आया है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी हमारी -1। ठीक है, तो हमने ये सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब इन वैल्यूज का क्या मतलब है? देखिए, बी डी, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? +7, इसका मतलब ये हुआ कि बी डी अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें पर यूनिट 7 रुपए का फायदा हो सकता था। ठीक है, तो इसीलिए बी डी इज अ गुड ऑप्शन फॉर रिविजन। उसके बाद सी डी,
सी डी अगर हम चूज करते, जो कि हमने नहीं किया इनिशियल सोल्यूशन में, तो अगर हम सी डी लेते तो हमें 2 रुपए का फायदा होता पर यूनिट। अगर ए एफ चूज करते तो 1 रुपए का फायदा होता। और अगर बी एफ चूज करते तो यहाँ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं होना था, उल्टा 1 रुपए का पर यूनिट के हिसाब से नुकसान होना था। तो बी एफ हमने यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए बी डी सी डी ए एफ तीनों में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से जहां पर सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है वो कौन सा है, बी डी, जहां पर हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो सेल है, हम इसको कंसिडर करेंगे फॉर रिवीजन, राइट। अब रिवीजन कैसे करनी है आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है पहले वाली। अब हम देखेंगे रिवाइज कैसे करना है। तो क्योंकि हमने कहा कि हमने सेल लेना है बी डी, तो हम क्या करेंगे, बी डी वाला लूप हम बना लेंगे, ठीक है। तो बी डी के अकॉर्डिंग हमारा क्या लूप बना था, ये ऐसे, यहाँ से ए ई से इधर और वापस बी डी की तरफ। और हम साइंस भी लगा लेंगे, साइंस जो हमने प्लस माइनस के लिखे थे, प्लस माइनस, ठीक है। अब ये जब हमने लिख लिया तो इसका मतलब ये है इस लूप के अलावा जो और कोई रूट्स होंगे वहां पे जो वैल्यूज होंगी वो चेंज नहीं होंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज हैं सी ई और सी एफ में, ये हमने एज इट इज रखी हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही लिख ली हैं। चेंजेस कहाँ पर होंगे, इस रूट पर, ठीक है। और वो क्यों होंगे, क्योंकि हमने अब बी डी रूट पर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, देखिए हमने कहा कि बीडी रूट पर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7 रुपए की पड़ती है, ठीक है। हमारी कोशिश क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने से हमें फायदा मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम यूनिट्स हम यहीं पर ट्रांसपोर्ट कर दें, ठीक है। अब मैक्सिमम यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हम तो सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें सप्लाई और डिमांड को भी ध्यान में रखना है। इस रूट पे देख लीजिए सप्लाई कितनी अवेलेबल है, 40 यूनिट्स की, ठीक है। और डिमांड है 20 यूनिट्स की। तो ऑब्वियसली जितनी डिमांड है उससे ज्यादा तो हम नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, 20 यूनिट्स यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ की डिमांड सेटिस्फाई हो गई और यहाँ पर रह गए हमारे पास 20 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए इस रूट में अब ये ऊपर एक सेल है ए डी वाला, यहाँ पर 20 यूनिट्स थे ना, अब 20 तो हमने यहाँ दे दिए, तो इस डेस्टिनेशन पर हमें इस रूट पर और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, तो यहाँ से 20 यूनिट्स हट गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब जब हमने ए डी से 20 यूनिट्स हटाए तो हमारी रो वाली वैल्यूज इम्बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर 30 है ना, तो अगर हम रो देखेंगे तो सप्लाई तो 50 होना चाहिए, तो वो 20 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम 30 + 20 50, तो हम इस रूट पर 50 यूनिट्स दे देंगे, ठीक है। अब 50 यूनिट्स दिए तो ये वाला जो डेस्टिनेशन है ई वाला, इसकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 95, ठीक है। तो 50 + 25 इज 75, तो बाकी कितने बचे, 20, ठीक है। तो ये इसलिए भी हमने किया क्योंकि देखिए ये बी वाली जो रो है, जब हमने बी डी पे 20 यूनिट्स दे दिए तो ऑब्वियसली यहाँ एक्स्ट्रा दिए हैं, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए जो अगला है इसी रो में उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो उससे 20 यूनिट्स हम कम करेंगे। तो पहले यहाँ पर 40 थे बीई में, अब यहाँ रह गए 20 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमने इस रूट में सारी चेंजेस कर दी, राइट। तो अब हम एक बार फिर से चेक करेंगे कि हमारे जो रो और कॉलम है वो सब सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, चलिए एक एक करके रो चेक करते हैं। फर्स्ट रो में देखिए डी ई है, 50 यूनिट्स है, सप्लाई 50 की है। बी रो में 20 + 20 यहाँ 40 है। उसके बाद सी में 25 + 35 इज 60, वही सप्लाई है। मतलब हमारी सारी रोज ठीक है। अब हम कॉलम वाइज भी चेक करते हैं। बी डी में है 20 और यहाँ की डिमांड थी 20। अगर हम ई डेस्टिनेशन देखें 50 + 20 70 + 25 95, और एफ में 35 है तो यहाँ 35। इसका मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, ठीक है। ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर एक टिप है कि यहाँ तो अभी हमने थोड़ा लॉजिकली देखा, कंसेप्चुअली देखा कि हम एक जगह 20 देंगे तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम से 20 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस पूरे रूट पे एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो यहाँ एक छोटी सी टिप है, वो ये कि जब हम लूप बनाएंगे
उस लूप में हमने देखना है नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो जहां जहां नेगेटिव साइन होगा वहां पर हम देखेंगे कितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तो जहां पर सबसे कम ट्रांसपोर्ट हुए होंगे वो वाला अमाउंट हम अनऑक्यूपाइड सेल में देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पर इस लूप में अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन है, एक तो ए डी में और दूसरा बी ई में। ठीक है, ये नेगेटिव साइंस है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 20। तो यही 20 यूनिट्स हमने अनऑक्यूपाइड सेल बी डी में दिए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है अनऑक्यूपाइड सेल में, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग लूप बनता है उस लूप में देखो नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पर है, और जहां पर लोएस्ट वैल्यू होगी हम वो वाली असाइनमेंट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट याद रहता है वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है, कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपने ये कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, वो क्या था कि हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम यूनिट्स हम वहां पर अनऑक्यूपाइड सेल पे दें, और वो कैसे देंगे, सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करके, और अकॉर्डिंगली बाकी उस पूरे रूट पे एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने रिवाइज किया है हमारे सॉल्यूशन को। तो अब इसके बाद ऑब्वियसली वी हैव टू चेक टोटल कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट कम हुई या नहीं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फर्स्ट रो में वी हैव 4 इंटू 50, सेकेंड रो में हमारे पास है 3 इंटू 20, उसके बाद है 8 इंटू 20, देन वी हैव 4 इंटू 25 एंड 2 इंटू 35। इनको टोटल करेंगे, 5 20, 200, 60, 160, 100, 70। तो इन सबको जब हम टोटल करेंगे ये हमारा बन जाएगा 200, 300, 460, 520, ये हो गया 590। ठीक है, रुपीज 590। तो इससे पहले हमारा कितना आया था, 730 रुपीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हमने रिवाइज किया है हमारी टोटल कॉस्ट चेंज हुई है, पहले से कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा एक आ गया इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। राइट, अब अभी भी देखिए 590 रुपीज तो आ गई टोटल कॉस्ट, लेकिन ये मिनिमम है या इससे फर्दर मिनिमम हो सकती है, तो उसके लिए हमें सारे स्टेप्स फिर से करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो सारे स्टेप्स क्या है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास नए ऑक्यूपाइड सेल्स आए, नए अनऑक्यूपाइड सेल्स आए, तो फिर से अब हम जो बाकी अनऑक्यूपाइड सेल्स अब आए हैं, अब फिर से हम उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे, अगर कहीं पर पॉजिटिव आएगी उसके अकॉर्डिंग हम फिर से रिवाइज करेंगे, और ये तब तक पूरा प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। ठीक है, या तो सारे नेगेटिव हो, या फिर अगर सब नेगेटिव है, कोई एक आधी जीरो है तो भी चलेगा, उस केस में मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब तक आती रहेगी तब तक आपको अपने सॉल्यूशन को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब हम फिर से रिवाइज करते हैं, बट अगेन रिवाइज करने से पहले हमें चेक करना है कि हमारे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स m प्लस एन माइनस वन से उसके बराबर हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स 5 है, फिर से 5 ही आ रहे हैं, और m प्लस एन माइनस वन कितना है, 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 प्लस 3 माइनस वन विच इज इक्वल टू 5। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं इसका मतलब कोई डिजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे फर्दर कैसे रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये है हमारा इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन जो भी हमने देखा पीछे, ये फर्स्ट इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है। हमने अब इसको फर्दर इसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है। तो अगेन ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हम अनऑक्यूपाइड सेल्स लेंगे और उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट रो में वी हैव ए डी एंड ए एफ, उसके बाद सेकेंड रो में वी हैव वी एफ, और लास्ट रो में वी हैव सी डी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप भूल ना जाओ।
यहाँ पर हमने अनऑक्यूपाइड सेल्स मेंशन करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्लोज लूप बनाएंगे, फिर हम नेट कॉस्ट चेंज देखेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडी। एडी पे देखिए ये अनऑक्यूपाइड सेल है, यहाँ से हमें क्लॉकवाइज चलना है, हम गए एई तक, उसके बाद जाएंगे नीचे वर्टिकली बीई, उसके बाद ये नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल बीडी एंड बैक टू एडी। ठीक है, ये हमारा लूप बन गया। हम यहाँ प्लस माइनस साइंस लगा देते हैं, अनऑक्यूपाइड पे प्लस और फिर अल्टरनेटिवली माइनस प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब हम ये लूप्स लिख भी लेते हैं कि हमने इस लूप में हमने कौन कौन से सेल्स कंसिडर किए। स्टार्टिंग फ्रॉम AD, देन वी मूव्ड टू AE, देन BE, देन BD एंड बैक टू AD। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेट कॉस्ट चेंज कितना आया है देखिए, AD में जब हमने ट्रांसपोर्ट अगर करना है 1 यूनिट तो हमें 6 रुपए का फायदा होगा। तो +6, देन आगे -4, देन +8 एंड देन -3। तो ये कितना आ गया, 6 - 4 2 +8 10 -3 7। दिस इज +7, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई हमारी -7। ठीक है, अब आ जाइए AF पर। उससे पहले हम ये सारे रिमूव कर देते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, जितने भी हमने इस लूप में। तो आपको हर बार ये लूप हटा के और फिर नए नए लूप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, नए टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक लूप शो कर दीजिए, उसके बाद ये जो नीचे टेबल बनाया है ऐसे टेबल बनाकर आप ये सारी चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए AF। AF से देखिए अगर नीचे जाएंगे BF, ये अनऑक्यूपाइड है, उसके आगे नेक्स्ट वाला ऑक्यूपाइड है, तो हम जाते हैं AF से CF की तरफ, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, यहाँ से आते हैं हम CE की तरफ, उसके बाद हम मूव करते हैं AE की तरफ एंड बैक टू AF। ठीक है, साइंस डाल लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम यहाँ पर जो भी हमने लूप में सेल्स लिए हैं वो मेंशन कर देते हैं। वी हैव AF, उसके बाद CF, देन CE और उसके बाद AE। ठीक है, नेट कॉस्ट चेंज देख लीजिए, +1 -2 +4 -4। ये आ गया -1 +4 -4 कैंसिल, दिस इज -1। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई +1। चलिए अब इसको भी हम हटाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा है और वहां पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए BF से देखिए अगर क्लॉकवाइज चलेंगे नीचे ऑक्यूपाइड सेल है, उसके बाद हॉरिजॉन्टली CE में ऑक्यूपाइड सेल है, फिर उसके बाद BE में ऑक्यूपाइड सेल है, और अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं से वापस हम अपना लूप क्लोज कर सकते हैं। तो BE से हम आ जाएंगे BF की तरफ। ये हमारा क्लोज लूप बन गया। इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ सेल्स हैं, एटलीस्ट 4 चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ भी प्लस माइनस के साइंस लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम यहाँ क्लोज लूप लिख लेते हैं। BF में हमारा आया, वी स्टार्टेड विद BF, देन CF, देन CE और फिर BE। और कॉस्ट में क्या चेंजेस आए हमारे, +7 -2 +4 -8। ये आ गया 7 - 2 5 +4 9 -8 +1। तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया -1। ठीक है, अब चलिए लास्ट हम देखते हैं, एक हमारा अनऑक्यूपाइड सेल रह गया है, वो है CD। तो CD से आप भी जल्दी से, आपको पता लग गया है कि हमने लूप्स कैसे बनाने हैं। तो देखिए कैसे लूप बनेगा। देखिए CD से क्लॉकवाइज चलिए, ऊपर BD है हमारा, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से देखिए BE, उसके बाद नीचे आ जाइए CE एंड बैक टू CD। हो गया हमारा क्लोज लूप। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस के साइंस लगाते हैं, अनऑक्यूपाइड था हमारा CD, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब हम क्लोज लूप के नीचे भी देख लें कौन कौन से सेल्स हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं। वी स्टार्टेड विद CD, देन BD, उसके बाद हम गए BE में एंड देन CE। ठीक है, और नेट कॉस्ट चेंज कितना आया, +4 -3 +8 एंड -4। ये टोटल आ गया 4 - 3 1 +8 9 -4 +5। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई हमारी,
-5। ठीक है, अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी नेगेटिव आई है दो जगह, और सॉरी तीन जगह नेगेटिव है और एक जगह पॉजिटिव है। तो हमने क्या कहा था, जहां तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है मतलब वहां से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर एक भी पॉजिटिव कॉस्ट आती है तो हमने रिवाइज करना है अपने सोल्यूशन को। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास कौन से सेल में आ रही है, ए एफ में। ठीक है, तो ए एफ में क्योंकि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो अब हम जो यहाँ रिविजन करेंगे अपने सोल्यूशन की, उसको हमने ए एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग करना है। ठीक है, तो हमने ये जो अभी लूप बना हुआ है ये सी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग बना हुआ है, तो हम इसको हटा देते हैं और हम देखेंगे अब रिवाइज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ए एफ, ए एफ का लूप कैसे बना था, ए एफ से नीचे सी एफ, सी एफ से हम गए सीई, सीई से एई एंड बैक टू ए एफ। ठीक है, एक बार साइंस हम फिर से डाल लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए जो इस लूप में है ये चार सेल, इनके अलावा बाकी हमारे सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो वो वाली वैल्यूज हम लिख लेते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आना है तो वो सेम रहेंगे। हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी डी का सेम रहेगा 20 उसके अलावा बी ई में भी 20। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो लूप के बीच में फॉल कर रहा है तो हमने इसको चेंज क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपको देखने में लग रहा है कि लूप के बीच में आ रहा है, बट एक्चुअली ये हमारे लूप का पार्ट नहीं है। लूप का पार्ट हमारे बस चार सेल्स हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ क्लोज लूप के नीचे मेंशन किए हैं, तो हमने वहीं पर चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस करने के लिए हमने क्या कहा था, कैसे चेंजेस करेंगे, हमने कहा था कि हमारे पूरे लूप में जहां जहां नेगेटिव साइंस होंगे वो देखना है, और उसमें से जो लोएस्ट होगा वो कंसिडर कर लेना है। कंसेप्चुअली कैसे करना है वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, देखिए नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, एक तो ए ई में है और दूसरा सी एफ में है। ठीक है, तो इन दोनों नेगेटिव में कम वाले कहाँ पर है, कम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुई है, सी एफ में, दैट इज 35। तो ये 35 यूनिट्स हमने कहाँ दे देने हैं, अनऑक्यूपाइड सेल में। ठीक है, वो है हमारा जो हम कंसिडर कर रहे हैं ए एफ, तो हम यहाँ पर दे देंगे 35 यूनिट्स। राइट, यहाँ 35 यूनिट्स जब हमने दिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि ये जो एफ डेस्टिनेशन है इसकी डिमांड 35 यूनिट्स है। राइट, तो ये 35 हमने यहाँ दे दिए, इसका मतलब इस डेस्टिनेशन की डिमांड फुलफिल हो गई, तो यहाँ से ये 35 हट जाएगा। तो बैलेंस रखने के लिए अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब यहाँ से 35 हटा सी एफ से, तो हमें कहीं ना कहीं ये 35 ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो वो हम कहाँ पर करेंगे, इससे पहले वाले में, ये लूप का पार्ट है ना सीई, यहाँ पर 25 प्लस 35 ये कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर 60 में हमने 35 ऐड किया तो इस कॉलम में हमें ये 35 कहीं से हटाना पड़ेगा। ठीक है, वो कहाँ से हटेगा, ये जो ऊपर है ए ई, यहाँ पर 50 था, 50 में से 35 गया, वी आर लेफ्ट विद 15। ठीक है, तो ये हमारी हो गई नई डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अब एक बार फिर से हम चेक करते हैं कि हमारे सप्लाई और डिमांड बैलेंस्ड है या नहीं। फर्स्ट रो में देखिए 15 प्लस 35 इज 50, दूसरी रो में 20 प्लस 20 40, तीसरे में 60। कॉलम वाइज देख लो, 20, then 15 plus 20 plus 60, 60 plus 20, 80 plus 15, 95, और तीसरे में 35। हमारे सब बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब ये हमारी नई डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। ठीक है, अब ये नई डिस्ट्रीब्यूशन आने के बाद हम फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम फिर से, क्योंकि टोटल कॉस्ट देखते हैं कम होती है या नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कम होगी, हमने रिवाइज किया है, अपने इम्प्रूव किया है अपने सोल्यूशन को, तो वो कम होगी। लेकिन उसके बाद फिर से हमें देखना है कि अभी भी ये मिनिमम है या इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फिर ये जो अभी नई डिस्ट्रीब्यूशन आई है, हमें इसको फिर से जो अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे, और अगर कोई पॉजिटिव आ जाती है तो फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है सारी, यहाँ पर पहले हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं।
टोटल कॉस्ट हमारे पास, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब यहाँ पर कितनी आएगी? पहली रो में देखिए 4 इंटू 15, देन प्लस 1 इंटू 35, 1 इंटू 35, फिर अगले में आ गया 3 इंटू 20 सेकेंड रो में, उसके बाद आ गया 8 इंटू 20 और लास्ट में आ गया 4 इंटू 60। ठीक है, तो ये कितने आ गए हमारे पास? 4 इंटू 15 is 60 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 160 प्लस 240। ठीक है, तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 555 रुपीज। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 555 रुपीज। तो अब फिर से हमें चेक करना है कि अभी भी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचे या नहीं। तो उसके लिए हम फिर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, लेकिन उससे पहले अगेन वी हैव टू चेक कि हमारे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स m प्लस n माइनस 1 के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ, ये आपको हर स्टेज पे करना है, जितनी बार आपका सोल्यूशन निकल के आएगा उतनी बार आपने ये कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, m प्लस n माइनस 1, देखिए हमारे पास कितने ऑक्यूपाइड सेल्स? 1 2 3 4 5, और m प्लस n माइनस 1 कितना है? 3 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5। दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑप्टिमैलिटी चेक कर सकते हैं। तो अगेन ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हम फिर से अनऑक्यूपाइड सेल्स लिखते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, AD फर्स्ट रो में, सेकंड रो में वी हैव BF, थर्ड रो में अब दो हैं CD एंड लास्ट में CF। ये हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं। तो अब जल्दी से हम क्लोज लूप बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए AD के लिए वी हैव, अब मैं यहाँ पर सीधे हम एरोस ड्रॉ करते हैं, ये हमारा आ गया क्लोज लूप। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर आया? AD से हमने स्टार्ट किया, AD AE टू BE टू BD एंड बैक टू AD। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस के साइंस लगा लें। अनऑक्यूपाइड से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास नेट कॉस्ट चेंज कितना आया? +6 -4 +8 -3, ये कितना आ गया? 6 - 4 2 +8 10 -3 +7, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई -7। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं BF सेल में, देखिए लूप्स बनाकर आप भी साथ साथ बनाइए। तो BF में जब हम लूप बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा? BF से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्लॉकवाइज कहाँ जाएं? देखिए नीचे जाएंगे, वो तो अनऑक्यूपाइड है, डायगनली हम जा नहीं सकते। चलिए हम चलते हैं BE की तरफ, क्लॉकवाइज चलना है ना। BE की तरफ जाते हैं, फिर हम ऊपर जाएंगे ऑक्यूपाइड सेल में, फिर यहाँ जाएंगे ऑक्यूपाइड सेल में और वापस। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पर BF से स्टार्ट किया, उसके बाद BE, BF, BE, देन AE और AE के बाद AF। ठीक है, साइंस लगा लीजिए प्लस माइनस के, अनऑक्यूपाइड पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? BF में है +7, देन -8 +4 -1, कितना हो गया? 7 - 8 is -1 +4 is 3 -1 is 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया +2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई -2। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल इज CD। तो CD पे लूप बनाइए और जल्दी से देखिए क्या बनता है। CD में हम चलते हैं क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, फिर चलते हैं हॉरिजॉन्टली, देन चलते हैं नीचे और बैक टू CD। ठीक है, तो हमने क्या बनाया यहाँ पर? लूप CD से स्टार्ट किया, BD पर गए, उसके बाद BE पर गए, नीचे आ गए CE पर। ठीक है, प्लस माइनस के साइंस डालो, CD है ना, तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस। तो चलिए हम यहाँ पर कॉस्ट चेंज देख लेते हैं कितना आता है। CD में +4 -3 +8 -4,
ये आ गया 4 4 कैंसिल, 8 माइनस 3 5, आ गया +5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई -5। ठीक है, अब हम लास्ट अपना अनऑक्यूपाइड सेल देख लेते हैं। लास्ट में क्या है, दिस इज CF। तो CF में जल्दी से लूप ट्रेस कर लीजिए। CF हम जाते हैं इधर CE की तरफ, फिर जाते हैं, अब देखिए अगर BE पे जाते हैं तो फिर मुड़ने के लिए हमारे पास कोई भी ऑक्यूपाइड सेल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं सीधा AE के पास। AE के पास जाते हैं, उसके बाद जाते हैं इधर AF और बैक टू CF। ठीक है, तो हमने क्या बनाया यहाँ पर लूप अपना CF का। CF से स्टार्ट किया, फिर हम गए CE पर, उसके बाद हम गए AE पर, और फिर लास्ट में AE के बाद AF। फिर उसके बाद हम साइंस लगाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, CF से जो हमारा अनऑक्यूपाइड सेल है, प्लस माइनस प्लस माइनस। कॉस्ट चेंज के लिए हम वैल्यूज लिखते हैं। CF पर वी हैव +2, देन -4, +4 -1, तो 2 - 4 -2, -2 + 4 is 2 - 1 1, +1, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई -1। ठीक है, तो -1 आ गई। अब देखिए फाइनली वी हैव गॉट ऑल द नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यूज। ठीक है, तो जब सब नेगेटिव आ गई मतलब अब कोई ऐसा अनऑक्यूपाइड सेल नहीं बचा है जहां से हम रिवाइज कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये जो हमने अभी सोल्यूशन निकाला था जिसको हम चेक कर रहे थे फॉर ऑप्टिमैलिटी, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब हमें फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये एरोज हटा देती हूँ जो हमने लूप के लिए बनाया था। तो दिस इज आर, ये सब हटाने के बाद ये जो अब आपको सामने डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, दिस इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यही हमारी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है, यही रूट्स हैं जहां पर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वी विल इनकर मिनिमम कॉस्ट, राइट। और मिनिमम कॉस्ट कितनी है, ये जो हमने कैलकुलेट की थी 555 रुपीज। ठीक है, so no further revision is possible because we have got all the negative opportunity cost values for unoccupied cells, right? So with this I hope all the steps in stepping stone method are clear। अभी हमने क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट एग्जाम्पल की है तो आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा या थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट जब आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके सभी स्टेप्स टिप्स पर होंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को दोबारा से बीच में पॉज दे देकर अपने नोट्स बनाइए, साथ साथ में सभी पॉइंट्स नोट कीजिए, और उसके बाद जब आप फटाफट से पूरा एक गो में पढ़ेंगे तो ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। बट इसके बाद भी इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, फीडबैक है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोडाई मेथड फॉर चेकिंग ऑप्टिमैलिटी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।